What's up everyone? Welcome back to the channel। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का चैप्टर नंबर 1 यानी यूनिट नंबर 1 हमने शुरू किया था कल और उसके कुछ बेसिक्स हमने देखे थे और कुछ छोटी छोटी चीजें बची हैं। चैप्टर नंबर 1 में है ही बेसिक्स, तो आज कुछ छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं वो पढ़ते हैं। फिर टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पढ़ते हैं। ये भी आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है, बट अभी थोड़ा और डिटेल में उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और इस पार्ट में यूनिट 1 को करते हैं समाप्त। चलो जल्दी से लेट्स बिगिन। और आज यार एडिटर जी एक काम करना, बहुत दिन हो गए हैं, इंट्रो पुराने वाला लगा देना, बच्चों को थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया होना चाहिए। लेट्स बिगिन। तो शुरुआत करते हैं बच्चों सबसे पहले डिफरेंसेस के साथ। कुछ 4 से 5 डिफरेंसेस हैं जिसमें से एक ही सावधान इंडिया सवाल है, वो है ये द पार्टनरशिप वर्सेस कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी। सावधान इंडिया सवाल है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको देखना है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं। अब आप लोग एक काम करना, आप लोग इसको मत पढ़ना, सिर्फ बेसिस को पढ़ना और उसके आधार पे अपने दिमाग में आंसर क्रिएट करना। देखो क्योंकि तुम्हें सब पता है, इसके अंदर कुछ खास चीज लिखी नहीं हुई। देखो सबसे पहले आता है लीगल स्टेटस। लीगल स्टेटस का मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी। किसका एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, किसका सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता। तो जब मैं पार्टनरशिप की बात करता हूं तो आपको पता है कि फर्म और पार्टनर एक ही है, देयर इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी। लेकिन कंपनीज एक्ट पढ़ के आए हो, कंपनी का तो एक अपना पहचान होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। अ फर्म इज नॉट अ लीगल एंटिटी, अ कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। दूसरा एजेंसी। एजेंसी का मतलब म्यूचुअल एजेंसी की बात कर रहा है। पार्टनरशिप में हर पार्टनर दूसरे पार्टनर्स का भी और फर्म का भी एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है। कंपनी के अंदर ऐसी कोई भी रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करती। तो इन अ कंपनी अ मेंबर इज नॉट एन एजेंट ऑफ अदर मेंबर्स और ऑफ द कंपनी, जबकि इन अ फर्म एवरी पार्टनर इज एन एजेंट एज वेल एज द प्रिंसिपल ऑफ द फर्म। ये हमने पिछली क्लास में सारा अच्छे से पढ़ा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स कैसे होते हैं बताओ जी। तो देखो जब प्रॉफिट्स होंगे तो वो प्रॉफिट्स पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट होने हैं, जबकि कंपनी के केस में ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट्स को डिविडेंड की फॉर्म में बांटना ही है। कंपनी रिजर्व्स भी बनाती है, कंपनी के पास और भी प्रोविजंस हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द डीड। जबकि इधर there is no such compulsion to distribute the profits, some portion of the profit, but generally not the entire profit become distributable amongst the shareholder only when dividends are declared। सही है जी, 3 पॉइंट सर बहुत क्लियर होते हैं, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या लिखा है, एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी बताओ जी। तो लाइबिलिटी के केस में हमने क्या पढ़ा था, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी। तो लिमिटेड बाय शेयर्स में क्या होता था, कंपनी में जितना भी अनपेड उनका पेड अप कैपिटल रह जाता था उतने के लिए वो लायबल हैं, और गारंटी के लिए जितना अनपेड गारंटी के केस में अमाउंट रह जाता था उतने के लिए लायबल हैं। जबकि फर्म के पार्टनरशिप के केस में क्या होता है, सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन अ पार्टनरशिप द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इज अनलिमिटेड, जबकि वहां पे in a company limited by shares the liability of shareholder is limited to the amount unpaid on his shares, और गारंटी के केस में to the amount for which he had agreed to be liable, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, प्रॉपर्टी का मतलब है कि जो पार्टनरशिप के केस में फर्म की प्रॉपर्टी होती है वो जॉइंटली सभी पार्टनर्स की प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि उनमें कोई डिफरेंस ही नहीं है। जबकि कंपनी तो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो कंपनी की वो खुद की प्रॉपर्टी होती है, मेंबर्स का उससे कोई लेना देना नहीं होता। भाई पार्टनरशिप फर्म और उसके पार्टनर्स एक ही है, तो जो भी प्रॉपर्टी फर्म की है, फर्म अपने नाम से खरीद ही नहीं सकती, वो सब पार्टनर्स की ही होती है जॉइंटली, क्योंकि फर्म सेपरेट लीगल एंटिटी ही नहीं है। जबकि कंपनी तो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो फर्म की प्रॉपर्टीज फर्म और पार्टनर्स की जॉइंटली हैं, जबकि कंपनी की प्रॉपर्टीज, क्योंकि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो कंपनी की है ना। देखो लिखा हुआ है, इन अ कंपनी इट्स प्रॉपर्टीज सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स मेंबर्स who can receive it back only in the form of dividends. The firm's property is that which is the joint estate of all the partners। ठीक हो गया बच्चों।
ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, पार्टनरशिप में अगर आपको अपना ट्रांसफर करना है शेयर को, अपने हिस्से को, तो सबके कंसेंट से होता है, सभी पार्टनर्स का कंसेंट चाहिए। इट इज ट्रांसफरेबल, a share in the partnership cannot be transferred without the consent, यानी it is transferable only with the consent of all the partners। कंपनी के केस में आप शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन कि आप प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो, वो उसके प्रोविजंस आपने पढ़े हैं कंपनीज एक्ट में। इन अ कंपनी अ शेयर होल्डर में ट्रांसफर हिज शेयर सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन इट्स आर्टिकल्स। उसके बाद बच्चों मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट में पार्टनरशिप में तो सीधा सीधा बोलते हैं जितने भी पार्टनर्स हैं नॉर्मली वो सब मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। अभी आज आप टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पढ़ोगे तो वहां देखोगे कुछ पार्टनर्स होते हैं जो पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन एक जनरल पार्टनरशिप में सभी पार्टनर्स पार्टिसिपेट करते हैं। जबकि कंपनी के केस में मैनेजमेंट तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखते हैं और मेंबर्स का तो उसमें कोई लेन देन ही नहीं होता, तो ओनरशिप अलग है, मैनेजमेंट अलग है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, मेंबर्स ऑफ अ कंपनी आर नॉट एंटाइटल्ड टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट अनलेस दे आर अपॉइंटेड एज डायरेक्टर्स, क्योंकि मैनेजमेंट का काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होता है, जबकि पार्टनरशिप में तो पार्टनर्स को ही सब कुछ करना है। तो इधर क्या लिखा है, इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट ऑल द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। रजिस्ट्रेशन बच्चों पार्टनरशिप फर्म का तो कोई कंपलसरी नहीं है, मैंने आपको बताया आपकी इच्छा है, कराना चाहो करा सकते हो, नहीं कराना मत कराओ। जबकि कंपनी के केस में ये तो कंपलसरी था। याद आया चिंटू चिंटीज? परफेक्ट सर। वाइंडिंग अप, बताओ जी वाइंड अप कब होगी फर्म? एक फर्म कब वाइंड अप होगी बच्चों? फर्म तो वाइंड अप बहुत सारे तरीके से हो सकती है ना। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म अभी हम आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे, और आपने क्लास 12th में भी पढ़ा था कि डिसोल्यूशन कोर्ट के थ्रू भी हो सकती है, आप अपनी इच्छा से भी कर सकते हो। कई जगह आपने पार्टनरशिप फर्म बनाई होती है किसी पर्पस के लिए, तो वो पर्पस पूरा होने के बाद वो वाइंड अप हो जाती है। तो देखो लिखा हुआ है पार्टनरशिप फर्म कैन बी डिसॉल्व्ड एट एनी टाइम इफ ऑल द पार्टनर्स एग्री। जब सारे पार्टनर्स एग्री करेगी तो फर्म वाइंड अप हो जाएगी। कंपनी वाइंड अप कैसे होती है? कंपनी तो बेटा लॉ से ही बनती है और लॉ से ही वाइंड अप होती है। अ कंपनी बीइंग अ लीगल पर्सन इज ईदर वाइंड अप बाय द नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल और its name is struck by the registrar of companies। number of members बच्चों आपको पता है मिनिमम 2 मैक्सिमम 50। प्राइवेट कंपनी में 2 से 200, पब्लिक कंपनी में 7 से अनलिमिटेड। सही है सर। ड्यूरेशन ऑफ एग्जिस्टेंस का क्या मतलब होता है कि क्या कब तक फर्म चलती रहेगी, कब तक कंपनी चलती रहेगी। अब कंपनी का तो बच्चों फीचर ही था परपीचुअल सक्सेशन, इसका मतलब मेंबर्स में कम एंड गो बट द कंपनी में गो ऑन फॉरएवर। कंपनी कभी बंद नहीं हो सकती, तो कंपनी का तो परपीचुअल सक्सेशन होता है। लॉ से ही जन्म होगा, लॉ से ही बंद होगी, है ना। या तो एनसीएलटी बंद कर देगा, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, या फिर आपका कुछ ना कुछ प्रोविजंस इस तरीके के होंगे, इलीगल एक्टिविटीज हो जाएंगी या इस तरीके की कुछ होगी कि भैया बंद करनी ही पड़ेगी, तब हो सकता है, अदरवाइज नहीं, राइट। या आप रजिस्ट्रार को बोलो कि भाई अब हमें बंद करनी है, कंपनी हम कंटिन्यू नहीं करना चाहते। तो वो भी हम आगे फर्दर इंटरमीडिएट में फाइनल में पढ़ेंगे कि किस तरीके से कंपनीज बनती हैं। बनना तो आपने सीख लिया, किस तरीके से बंद होती हैं। मल्टीपल अभी आपको बहुत सारा कंपनीज एक्ट है यार, बहुत बड़ा, बहुत डिटेल में, यहाँ तो छोटू सा बड़ा है बहुत, ठीक है। अच्छा फर्म के केस में क्या होता है बच्चों? फर्म में एग्जिस्टेंस कब तक रहता है? देखो फर्म में तो अगर कुछ भी किसी भी पार्टनर के साथ इस तरीके की चीज हो जाए, डेथ हो, रिटायरमेंट हो, इंसॉल्वेंसी हो, कुछ भी इस तरीके का हो, तो फर्म बंद हो जाएगी। ठीक हो गया बच्चों? तो ये देखो कितने सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पॉइंट बच्चों दिए हुए हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ने सारे हैं कि आपको मीनिंग सबका पता हो, बट 6 से 8 तो बहुत अच्छे तरीके से अपने माइंड में रट लेना यार, है ना। पढ़ने सारे मतलब सबका पता होना चाहिए, लेकिन 6 से 8 तो बड़े अच्छे तरीके से लर्न कर लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है जी। इसके बाद अब आ रहा है बच्चों हमारे पास क्या? पार्टनरशिप वर्सेस क्लब। ये तो बड़ा आसान है यार। पार्टनरशिप और क्लब, इनका जो बेसिक डिफरेंस होता है ना बच्चों, वो इनकी ऑब्जेक्टिव से होता है। पार्टनरशिप और क्लब का जो बेसिक डिफरेंस होता है वो ऑब्जेक्टिव से होता है। पार्टनरशिप में मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मेकिंग इज अ मस्ट। आपकी एसोसिएशन है कम से कम 2 लोगों की, 2 से ज्यादा लोग जब एसोसिएट करते हैं, एक साथ आगे आते हैं, और उनका मकसद बहुत इंपॉर्टेंट है, किस चीज का? प्रॉफिट, पैसा कमाना। उनका ऑब्जेक्टिव ही
उनका गोल ही पैसा कमाना है, तो वो पार्टनरशिप होगी। लेकिन अगर, हाँ अदर फीचर्स भी होते हैं, वो भी ध्यान रखना, म्यूचुअल एजेंसी वगैरह। लेकिन अगर कुछ लोग मिलके आए हैं और उनका पर्पस पैसा कमाना नहीं है, वो तो कुछ सोसाइटी के लिए करना चाहते हैं, वो तो कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज करना चाहते हैं, पैसा नहीं कमाना, वो क्लब है भाई। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है पार्टनरशिप में, क्या लिखा हुआ है पहले, इट इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस फॉर्म्ड फॉर अर्निंग प्रॉफिट्स फ्रॉम अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब म्यूचुअल एजेंसी की बात हो रही है। जबकि अगर हमें क्लब की बात करें तो क्लब इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म विद द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉट अर्निंग प्रॉफिट बट प्रमोटिंग सम बेनिफिशियल पर्पसेस, जैसे इंप्रूवमेंट ऑफ हेल्थ, प्रोवाइडिंग रिक्रिएशन ऑफ मेंबर्स। तो यही देखो क्लब होता है। सर क्या ये एग्जाम में पूछेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता। और ऐसा कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी नहीं है। जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस था वो ऊपर हमने पढ़ा, कंपनी का और फर्म का, वो पूछेगा, वो आता है भाई, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अगला क्या है? रिलेशनशिप। रिलेशनशिप अब आप सब जानते हो यार, जितने भी लोग पार्टनरशिप बनाते हैं उनको पार्टनर्स बोलते हैं, और पार्टनर एजेंट होता है और प्रिंसिपल होता है दूसरे पार्टनर का। तो पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स होते हैं, क्लब के अंदर पार्टनर्स नहीं होते, क्लब के अंदर मेंबर्स होते हैं। कहाँ है भाई? मेंबर्स। ठीक हो गया जी। इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। अब बच्चों पार्टनरशिप के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टी फर्म की है वो जॉइंटली पार्टनर्स की भी है। क्लब में ऐसा कुछ नहीं है कि क्लब की जो प्रॉपर्टी है मैं मेंबर बना, आज से वो प्रॉपर्टी मेरी, मैं सहारनपुर क्लब का मेंबर हूं, सहारनपुर क्लब की जितनी भी प्रॉपर्टी है उसमें मेरा भी हिस्सा है। नहीं भाई नहीं। ठीक है, अ मेंबर ऑफ अ क्लब हैज नो इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द क्लब, पार्टनर हैज इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। ठीक हो गया बच्चों? अच्छा जी, अब फिर से डिसोल्यूशन। अगर पार्टनर चेंज होगा, अगर पार्टनर चेंज होगा तो क्या वहां पे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है? अब बच्चों ध्यान रखना, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म दो अलग अलग बातें हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है एग्रीमेंट खत्म होना और नया एग्रीमेंट बनना। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है फर्म ही बंद हो जाना, दुकान ही बंद हो जाना। तो जब मैं डिसोल्यूशन की बात करता हूं, अ चेंज इन द पार्टनर्स ऑफ द फर्म अफेक्ट्स इट्स एग्जिस्टेंस। जब भी पार्टनरशिप में पार्टनर्स में बदलाव आएगा, एडमिशन होगा, रिटायरमेंट होगा, डेथ होगा, कुछ भी इस तरीके की चीज होगी, तो वहां पे पुराना एग्रीमेंट खत्म होगा, नया एग्रीमेंट बनेगा। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप तो होगा। वहीं पे क्लब में मेंबर आते जाते रहते हैं, तो हर बार क्या क्लब एग्रीमेंट ही बदलता रहेगा अपना, अपने लिए रूल्स और रेगुलेशन से बदलता रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। क्लब में क्या है? अ चेंज इन द मेंबर्स ऑफ अ क्लब डज नॉट अफेक्ट इट्स एग्जिस्टेंस। क्लब को फर्क नहीं पड़ता। सही हो गया बच्चों? डन। पार्टनरशिप समझ गए, क्लब समझ गए। फिर पार्टनरशिप और HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। पार्टनरशिप तो तुम्हें पूरा सब कुछ इतने पॉइंट्स लिख दिए कि आप पूरा एक्ट मत पढ़ो, डिफरेंस पढ़ लो, पार्टनरशिप एकदम आ जाएगा। HUF क्या होता है सर? HUF याद है बच्चों, क्लास 11th में मैंने आपको बिजनेस स्टडीज में पढ़ाया था। HUF क्या होता है? जब आपके पास एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, कोई पुश्तैनी जायदाद होती है, उसके अंदर पूरी फैमिली में जितने भी लोग हैं वो सब बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो मेल मेंबर्स हो चाहे वो फीमेल मेंबर्स हो, सब लोग लग के काम कर रहे हैं उसी फैमिली बिजनेस में, उसी लैंड पे। यूजुअली इसके अंदर हमें डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है, क्योंकि ये एग्रीकल्चर में देखने को मिलता था ज्यादातर, आज भी ये एग्रीकल्चर में देखने को मिलता है। फैमिली बिजनेस एग्रीकल्चर बेस्ड ज्यादा होते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ एग्रीकल्चर होते हैं, बट ज्यादातर एग्रीकल्चर बेस्ड होते हैं कि पुरानी पिताजी की जमीन है, दादाजी की जमीन है, उस जमीन पे आज की जनरेशन काम कर रही है, पूरा पूरा घर लगा हुआ है उसी जमीन पे खेती करने में। तो वो बिजनेस जो पूरा परिवार मिलकर चला रहा है उसको हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस बोलते हैं, राइट। अब ये जो HUF है या ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बोलते हैं, इसके अंदर जितने भी डिसीजंस होते हैं वो कौन लेता था? सबसे बड़ा मेंबर ऑफ द फैमिली, जिसको हम बोलते हैं कर्ता। इसको हम क्या बोलते हैं? कर्ता। बाकी जितने भी मेंबर्स हैं बच्चों, उन सबको बोलते हैं को पार्सनर्स। इनको क्या बोलते हैं? को पार्सनर्स। ठीक हो गया? अब इसके अंदर सर लाइबिलिटी का क्या हिसाब होता था? लाइबिलिटी बच्चों कर्ता की अनलिमिटेड, बाकी सबकी लिमिटेड। सर इसके अंदर सब लोग मेंबर्स कैसे बनते हैं? मेंबरशिप इज बाय बर्थ। एक बच्चा जैसे ही पैदा होगा वो HUF का मेंबर हो जाएगा बच्चों। ये कुछ पॉइंटर्स याद करो, हमने क्लास 11th बिजनेस स्टडीज में पढ़े थे। ठीक है, अब अगर हम दोनों को डिफरेंशिएट करें, पार्टनरशिप को और HUF को, तो सबसे पहले मोड ऑफ क्रिएशन, किस तरीके से बनता है? तो देखो बच्चों, पार्टनरशिप बनता है एग्रीमेंट से। मैंने आपको बताया था ना कल भी, ये पार्टनरशिप के अंदर एग्रीमेंट इज अ मस्ट। अब एग्रीमेंट ओरल हो रिटन हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एग्रीमेंट तो चाहिए।
जितनी भी आपकी लोगों की एसोसिएशन है वो सब एग्री करें टर्म्स एंड कंडीशंस पे, एग्रीमेंट चाहिए। इसके अंदर फॉर्मेशन होता है किस तरीके से, स्टेटस से, कि जितने भी लोग एक परिवार का पार्ट है उनका आपस में कोई एग्रीमेंट नहीं है, बट जैसे ही अगर आप उस परिवार का पार्ट हो तो आप उस बिजनेस का भी पार्ट हो, सीधी सी बात है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, पार्टनरशिप इज क्रिएटेड नेसेसरली बाय एन एग्रीमेंट। जबकि HUF कैसे क्रिएट होता है, स्टेटस से। इट्स क्रिएशन इज बाय बर्थ इन द फैमिली। दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है बच्चों, लिखा हुआ है डेथ ऑफ अ मेंबर। ये हमने पीछे भी पढ़ लिया, अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है तो वो पार्टनरशिप समाप्त हो जाता है। HUF में ऐसा नहीं होता, अगर किसी मेंबर की डेथ हो गई तो फिर उस सिनेरियो में क्या बिजनेस बंद हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ क्या लिखा है, डेथ ऑफ अ पार्टनर ऑर्डिनरीली लीड्स टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप लिख रहा है बच्चों, इसका मतलब ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट की बात कर रहा है। यहां पे क्या है, द डेथ ऑफ अ पार्टनर इन द HUF डज नॉट गिव राइज टू डिसोल्यूशन ऑफ द फैमिली बिजनेस। ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट क्या है, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट किसके थ्रू होता है, तो यहाँ पे सारा का सारा मैनेजमेंट सब पार्टनर्स करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया सारे के सारे डिसीजंस एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली लेता है, जिसको हम कर्ता भी बोलते हैं। द राइट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ जॉइंट फैमिली बिजनेस जनरली वेस्ट इन द हैंड्स ऑफ कर्ता। ठीक है, अच्छा जी। ऑल द पार्टनर्स आर इक्वली एंटाइटल्ड, पार्टनरशिप में सब मिलजुल के करते हैं। अथॉरिटी टू बाइंड, क्या लिखा हुआ है बच्चों, अथॉरिटी टू बाइंड मतलब क्या एक के काम से दूसरे सब लोग भी बाउंड होंगे, बिल्कुल। पार्टनरशिप में क्या होता है, हर पार्टनर दूसरे को बाइंड करता है। अगर ABC 3 पार्टनर्स हैं और C ने कोई भी काम करा तो उसके लिए A भी बाउंड है, B भी बाउंड है, ठीक है। जबकि HUF में क्या होता है, कर्ता हैज द अथॉरिटी टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द फैमिली बिजनेस एंड द अदर मेंबर्स इन द फैमिली। यानी मेजर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो सारा अधिकार सिर्फ किसको दिया गया है, कर्ता को दिया गया है। तो कर्ता कोई भी काम करेगा, कर्ता ही मेन डिसीजन मेकर है, कर्ता के ही साथ चलेगा पूरा परिवार, ठीक है जी। उसके बाद क्या दिया हुआ है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मैंने आपको पहले बता दी, पार्टनरशिप के अंदर तो सबकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है पार्टनर्स की, जबकि जब हम HUF की बात करते हैं तो कर्ता की अनलिमिटेड, बाकी सबकी लिमिटेड, ठीक है। इन अ पार्टनरशिप बिजनेस द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स आर इज अनलिमिटेड, जबकि इधर इन HUF ओनली द लाइबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड एंड द अदर को-पार्टनर्स आर लाइबल ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर, यानी कि लिमिटेड लाइबिलिटी है, ठीक है। डन सर। अरे हॉर्न मत बजाओ भाई, मैं पढ़ा रहा हूं, क्या करते हो, कहीं भी हॉर्न बजाते हो। चुप हो गया, चलो। नेक्स्ट क्या आता है बच्चों, अभी इसी के डिफरेंसेस हैं। और कॉलिंग फॉर अकाउंट्स ऑन क्लोजर। कॉलिंग फॉर अकाउंट्स ऑन क्लोजर का मतलब है कि जब भी फर्म डिसॉल्व होती है, फर्म बंद होती है, तो हिसाब किताब के लिए कोई भी पार्टनर अकाउंट्स को मांग सकता है, अकाउंट्स को ओपन कर सकता है, अकाउंट्स को देख सकता है कि कोई धोखाधड़ी तो नहीं हुई। HUF में अगर कोई मेंबर HUF से अलग हो रहा है, एक मेंबर को घर से बेदखल कर दिया गया कि आज से तुम्हारा हमारा कोई रिश्ता नहीं, लीगल उसके ऊपर डॉक्यूमेंट बनवा के उसे बेदखल कर दिया, कोर्ट से उसे बाहर कर दिया, तो फिर वो नहीं अकाउंट्स मांग सकता बच्चों। तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, पार्टनर कैन ब्रिंग अ सूट अगेंस्ट द फर्म फॉर अकाउंट्स प्रोवाइडेड ही आल्सो सीक्स द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑन द सेपरेशन ऑफ द जॉइंट फैमिली अ मेंबर इज नॉट एंटाइटल्ड टू आस्क फॉर अकाउंट्स ऑफ द फैमिली बिजनेस। तो कॉलिंग फॉर अकाउंट्स यहाँ पे पॉसिबल है, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। उसके बाद क्या है बच्चों, गवर्निंग लॉ। पार्टनरशिप किस पे चलती है, IPA 1932, पूरा 1932 वाला एक्ट पढ़ रहे हैं, ये हिंदू लॉ पे चलता है बच्चों। HUF इज गवर्न्ड बाय द हिंदू लॉ। इसके बाद क्या है, माइनर की कैपेसिटी। अब पार्टनरशिप में तो आपको पता है माइनर पार्टनर हो ही नहीं सकता, है ना। सबसे पहले तो यही है, माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड एज अ पार्टनर। हाँ, माइनर एक पार्ट ऑफ बिजनेस हो सकता है, बट ओनली फॉर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। माइनर आएगा तो सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए आएगा, वो वैसे पार्टनर नहीं हो सकता, क्योंकि पार्टनर बनने के लिए एग्रीमेंट चाहिए। अब एग्रीमेंट करने के लिए केपेबल ही नहीं है माइनर, तो माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर। इन अ पार्टनरशिप अ माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर दो ही कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप, ठीक है। जबकि HUF में हम बात करें, माइनर तो पैदा होते ही पार्टनर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो मेंबरशिप होती है वो बाय बर्थ नहीं होती, यहाँ पे मेंबरशिप इज बाय बर्थ, सिंपल है। उसके बाद कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी का मतलब ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, डेथ होगा, इंसॉल्वेंसी होगा, कुछ भी होगा, पार्टनरशिप समाप्त, नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं होता।
किसी की भी डेथ होती है, बिजनेस चलता रहता है, कर्ता की डेथ हो जाए तो उससे अगले वाला मेंबर कर्ता बन जाएगा, राइट। अ जॉइंट इंटू फैमिली बिजनेस हैज द कंटिन्यूटी टिल इट इज डिवाइडेड। स्टेटस ऑफ जॉइंट इंटू फैमिली इज नॉट अफेक्टेड बाय डेथ। नंबर ऑफ मेंबर्स बच्चों 2 से 50, इसके अंदर नंबर ऑफ मेंबर्स अनलिमिटेड हो सकते हैं, पूरा परिवार पूरा खानदान कितना भी बड़ा हो, हम 2 हमारे 11 सब चलेगा यहाँ पे, ठीक है जी, परफेक्ट। शेयर इन द बिजनेस, शेयर इन द बिजनेस का क्या मतलब होता है? शेयर इन द बिजनेस का मतलब होता है कि हर पार्टनर का अपना हिस्सा पार्टनरशिप डीड में बहुत क्लियरली मेंशन्ड होता है कि किस पार्टनर का कितना शेयर है बिजनेस में। इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई डीड नहीं होती, इसके अंदर कोई डेफिनेट शेयर नहीं होता। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इन अ पार्टनरशिप ईच पार्टनर हैज अ डिफाइंड शेयर बाय वर्च्यू ऑफ एन एग्रीमेंट। In a HUF, no co-partners has a definite share. His interest is fluctuating. ठीक हो गया बच्चों, ये था पार्टनरशिप वर्सेस HUF, पार्टनरशिप वर्सेस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसके बाद सर कौन सा बचा? पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप। पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप का क्या मतलब होता है बच्चों? देखो, पार्टनरशिप का मीनिंग आप समझते हो, है ना। पार्टनरशिप कैसे बनाया जाता है? एसोसिएशन से। किसका? 2 या 2 से ज्यादा लोगों का। पर्पस क्या है? धंधा करना, व्यापार करना, प्रॉफिट कमाना, उसके साथ साथ म्यूचुअल एजेंसी होना इंपॉर्टेंट है। तो ये सब पार्टनरशिप में आता है। अब को ओनरशिप क्या होता है कि एक प्रॉपर्टी के अगर 3 को ओनर्स हैं, 4 को ओनर्स हैं, 4 लोग मिलकर एक प्रॉपर्टी को ओन करते हैं, तो क्या वो पार्टनरशिप हो गया? सोचो, मैं एक प्रॉपर्टी खरीदने के लिए गया, प्रॉपर्टी का रेट आया 1 करोड़ रुपए, मुझे लगा यार ये तो बहुत ज्यादा है, तो बहुत महंगी प्रॉपर्टी है। मैंने अपने 4 फ्रेंड्स को कॉल किया, मैंने कहा यार प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए की है, हम पांचों मिलके 20-20 लाख रुपए डालते हैं, 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीद लेंगे, अच्छी रेंटल इनकम आएगी उससे, ठीक है। हम वहां पे कोई गुड्स एंड सर्विसेज नहीं बेचेंगे, रेंट पे भी चढ़ाएंगे नहीं चढ़ाएंगे वो बाद की बातें हैं, फिलहाल हम 5 लोग मिलके इस प्रॉपर्टी को खरीद लेते हैं। अब मुझे बताओ बच्चों, एसोसिएशन ऑफ पर्संस तो है, मिलके 5 लोग आ रहे हैं, लेकिन धंधा नहीं कर रहे, कोई गुड्स नहीं बना रहे, कोई सर्विसेज नहीं बना रहे, कुछ नहीं है, हम लोग सिर्फ एक प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं 5 लोग मिलके, तो क्या ये पार्टनरशिप हो जाएगी? नहीं, इसको बोलेंगे को ओनरशिप। ये सिर्फ को ओनरशिप है बच्चों, ठीक है। तो देखो, पार्टनरशिप अराइज होती है हमेशा कॉन्ट्रैक्ट से, को ओनरशिप अराइज होती है या तो एग्रीमेंट से या फिर ऑपरेशन ऑफ लॉ से। सर एग्रीमेंट से तो चलो आप 5 ने मिलकर एग्री करा, एग्रीमेंट बनाया और प्रॉपर्टी खरीद ली। लॉ से कैसे होगी? लॉ से ऐसे होती है बच्चों की एक जमीन किसी पिताजी की है, उन पिताजी की डेथ हो गई, आगे उनके 3 बच्चे थे, तो वो प्रॉपर्टी तीनों बच्चों के नाम हो गई, वो मिलके को ओनर हो गए या नहीं हो गए? तो ऐसा भी हो सकता है, राइट। उसके बाद बच्चों इम्प्लाइड एजेंसी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक पार्टनर दूसरे पार्टनर्स का, ऑफ कोर्स एजेंट भी है, प्रिंसिपल भी है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। उसके बाद नेचर ऑफ इंटरेस्ट। नेचर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि भैया इसके अंदर तो बिजनेस होगा ही होगा, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी होगा, तो प्रॉफिट्स और लॉसेस आपस में डिवाइड भी करेंगे। यहाँ कोई बिजनेस ही नहीं है यार, बिजनेस नहीं है तो कोई प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट नहीं है तो फिर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस शेयरिंग का कोई बात नहीं है ना। तो को-ओनरशिप डज नॉट नेसेसरली इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब कि अगर पार्टनरशिप में एक पार्टनर अपना पार्ट किसी और को बेचना चाहे तो क्या वो कर सकता है? कर सकता है, बट विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। ए बी सी अगर 3 पार्टनर्स हैं, ए फर्म छोड़ के जाना चाहता है और वो अपनी जगह अपने बेटे को डी को रखना चाहता है, तो उस केस में उसको बी और सी दोनों का कंसेंट चाहिए होगा, यानी दोनों जब तक हाँ नहीं करते तब तक नहीं हो सकता। को ओनरशिप में ऐसा कुछ नहीं है। को ओनरशिप में हम 5 लोगों ने संपत्ति खरीदी थी 20-20 लाख रुपए डाल के, तो एक दोस्त उसको पैसे की जरूरत थी, अगर वो अपना 20 लाख वाला हिस्सा बेच के जाना चाहे तो जब वो चाहे तब बेच सकता है। ऐसा नहीं है कि जब तक हम चारों एग्री नहीं करेंगे तब तक वो बेचारा बैठा रहेगा, ऐसा नहीं है, वो जब चाहे तब वो हिस्सा बेच सकता है। तो को-ओनर में ट्रांसफर इज इंटरेस्ट और राइट्स इन द प्रॉपर्टी विदाउट द कंसेंट, उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। पार्टनरशिप में बच्चों कंसेंट चाहिए। शेयर इन द पार्टनरशिप इज ट्रांसफर्ड ओनली बाय द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। उसके बाद आ रहा है पार्टनरशिप वर्सेस एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब बच्चों सिंपल है, 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलके कोई चैरिटेबल काम कर रहे हैं, कोई इस तरीके का काम कर रहे हैं जिसका पर्पस सोशल वेलफेयर है, पैसा कमाना है ही नहीं, बिजनेस करना है ही नहीं, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक एसोसिएशन है, दैट इज नॉट अ पार्टनरशिप। तो क्या बोलूंगा? पार्टनरशिप का मीनिंग भाई बहुत बार पढ़ दिया मैंने, एसोसिएशन का मीनिंग पढ़ो। एसोसिएशन इन्वॉल्व्स
out of social cause and there is no motive to earn and share profits. The intention is not to enter into business. Intention business में enter करना है ही नहीं. ठीक हो गया? Perfect, simple, बहुत simple है. Example, partnership to run a business and earn profit. यहाँ पे एसोसिएशन में मेंबर्स ऑफ चैरिटेबल सोसाइटी, रिलीजियस एसोसिएशन, इम्प्रूवमेंट स्कीम, बिल्डिंग कॉर्पोरेशन, म्यूचुअल इंश्योरेंस सोसाइटी, बतेरा कुछ लिखा हुआ है. वो सिर्फ एसोसिएशन है बच्चों, धंधा नहीं है, प्रॉफिट शेयरिंग नहीं है, कुछ नहीं. दैट इज जस्ट एन एसोसिएशन. अभी तो पार्टनरशिप बिल्कुल चमकना चाहिए, माइंड में सेट होना चाहिए कि भाई आया सर, बनी बात, पार्टनरशिप समझ में आया अच्छे तरीके से. क्लियर हुआ? ठीक है, चलो. अब आ रहा है बच्चों हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम बोलते हैं द काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप्स. अब बच्चों ये वाला टॉपिक हमें होल्ड करना पड़ेगा एक क्लास के लिए, और उसका रीज़न है कि आपको आवाज़ आ रही होगी पीछे से, कोई यात्रा हमारे आगे से जाएगी जो कि आधे से 1 घंटा लेने वाली है. तो बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा शोर है, तो उसके बीच में मैं ऑफकोर्स वीडियो नहीं कर पाऊँगा. तो आज का वीडियो हमें यहीं तक रोकना पड़ेगा, यहीं तक रोकना पड़ेगा. आज आप डिफरेंसेस अच्छे से देख लो, सारी चीज़ें एक बार अच्छे से कवर कर लो. नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि मंडे ट्यूसडे वीडियो आ गई, कल रिवीजन करना. थर्सडे को मैं आपको ये वाला टॉपिक भी पूरा करा दूंगा, ज़्यादा नहीं है, 24 से 36 12 पेजेस का है, आसानी से ये वाला टॉपिक भी कवर कराता हूँ और उसके बाद अगला वाला चैप्टर भी शुरू कराता हूँ थर्सडे को ही. ठीक है, तो आज के लिए माफ़ी, थोड़ी वीडियो छोटी रखनी पड़ेगी, वो भी मेरे हाथ में नहीं है, अनफॉर्चून सर्कमस्टांसेस. Thank you so much everyone. I'm gonna see you all super soon. Till then, see ya. Take care. Bye bye. Keep growing, keep glowing, and keep smiling.